हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज आप सभी को एक ऐसे लग्न के बारे में चर्चा करेंगे जो वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। महर्षि पराशर तथा जैमिनी ऋषि ने उपपद लग्न के प्रशंसा बहुत किया है ज्योतिष में। आज उसी की चर्चा हम करेंगे। उपपद लग्न कैसे बनाते हैं तथा उपपद लग्न की क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लग्न कुंडली में विवाह देखने के लिए सेकेंड हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस का बहुत महत्व है। जैसा कि द्वितीय भाव से परिवार का विचार किया जाता है, 7th हाउस से पार्टनर्स का विचार किया जाता है और 11th हाउस से सोसाइटी का विचार किया जाता है। जब जातक विवाह के बंधन में बंटता है तो वह एक परिवार के साथ उसका संबंध बनता है, एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में आकर के सम्मिलित होता है तथा उसे एक नया जीवन साथी मिलता है और एक नए समाज में जीने की एक नया समाज मिलता है जहाँ पर वह जीवन व्यतीत करता है। इसके साथ साथ अब उपपद लग्न में 12वें भाव की महत्व दिया गया है। सोचने वाली बात है कि हम 12वें भाव को क्यों महत्व देते हैं। उपपद लग्न बनाते समय 12वें भाव को लग्न मान करके और 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो उपपद लग्न का निर्माण इस तरह करेंगे। उपपद लग्न बनाना, ये लग्न कुंडली है और इसका उपपद लग्न बनाना है तो इसके 12वें भाव से ये इस लग्न के जो यहाँ पर बैठा राशि है इसके स्वामी को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो बैठा हुआ है 4 नंबर, तो 4 नंबर की राशि को हम कर्क राशि कहते हैं और कर्क के जो स्वामी होते हैं वह चंद्रदेव होते हैं। अब ये यहाँ से गिनती प्रारंभ करेंगे और देखेंगे हमारा चंद्रमा कहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से ये जितने घर में आता है जिस हाउस में आएगा फिर यहाँ से गिनती करेंगे 12 तक फिर गिनेंगे। मतलब यहाँ से गिनते हुए आएंगे जहाँ पर वह राशि बैठा है, राशि के स्वामी, इसके स्वामी जहाँ बैठे हैं, फिर वहाँ से फिर 12 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो राशि हुआ ये हमारा उपपद लग्न के लग्नेश हुए। ये हमारा लग्न हुआ उपपद का, उपपद लग्न का। ये फिर इसको अंकित कर लेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये 3 लिखेंगे और जो जो राशियाँ हैं, जो जो ग्रह बैठे हुए हैं उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं
गुरु बैठे हुए हैं। वृषभ, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए हैं। धनु, धनु में केतु देव बैठे हैं। इनके राशियों को इसको लग्न मान करके सारे ग्रहों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये हमारा उपपद हो गया। अब उपपद लग्न में द्वादश भाव का ही महत्व क्यों दिया गया है? द्वादश भाव का ही महत्व क्यों दिया गया है? इसके लिए क्योंकि द्वादश भाव जो होता है, यहाँ द्वादश भाव से देखेंगे तो द्वादश भाव सप्तम भाव, ये 7th हाउस जो होता है लग्न का, यहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठा राशि आया। तो यहाँ से मतलब सप्तम का ऋण भाव, ऋण स्थान है ये। 7th का ऋण स्थान 12 हाउस हुआ, तो यहाँ से 12 इसका ऋण स्थान है। और 12वें भाव का कनेक्शन हमारे जीवन के मोक्ष से है, संन्यास से है। तो 12 हाउस पंचम भाव, 5वें भाव का अष्टम भाव भी है। 5वें भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8, पंचम भाव से अष्टम भाव भी 12 हाउस को मानते हैं। तो यहाँ से क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज शो द लॉन्गेविटी ऑफ योर चिल्ड्रन। यहाँ से हम बच्चे के लंबी उम्र तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पता करते हैं। और विवाह एक जन्म के बाद व्यक्ति का एक ऋण रहता है। जब तक वह विवाह बंधन में नहीं बंधता है, तब तक वह ईश्वर का ऋणी रहता है, क्योंकि ईश्वर ने जन्म ही दिया है संतान वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कुल के परंपरा से निपटारा के लिए। मतलब कुल परंपरा में जिस प्रकार से हम बंधे हुए हैं, उससे भी मुक्ति के लिए विवाह करना जरूरी होता है। जैसे कोई भी यज्ञ यदि हम करते हैं तो उसके लिए पार्टनर्स पत्नी का होना जरूरी है। बिना पार्टनर्स का कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें उपपद लग्न देखने के लिए क्या क्या विशेष उपपद देखने का नियम। उपपद देखने के लिए यदि उपपद लग्न देखने के नियम में सबसे पहले आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह को किसे कहते हैं? आत्मकारक ग्रह वह ग्रह होता है कुंडली में जो सर्वाधिक डिग्री वाला जो ग्रह होता है, जो प्लैनेट होता है, वह हमारा उपपद होता है, वह हमारा आत्मकारक ग्रह होता है। आत्मकारक ग्रह क्या है? यहाँ सूर्य आत्मकारक ग्रह है, क्योंकि सूर्य हाईएस्ट डिग्री का है, तो सूर्य हमारा आत्मकारक हो गया। और दारा कारक, दारा मतलब पत्नी का विचार जहाँ से किया जाता है, अपने पार्टनर्स का विचार किया जाता है, पति या पत्नी का, वह सबसे कम डिग्री वाले ग्रह को दारा कारक कहते हैं। यहाँ पे दारा कारक कौन सा ग्रह है? शनि। शनि 0.21 मतलब 0 अंश 21 मिनट 21 कला का शनि हमारा स्थित है।
तो सबसे कम डिग्री का शनि है, शनि को दारा कारक बोलेंगे। अब इसका किन बिंदुओं से दारा कारक को देखने के लिए किस किस बिंदुओं पर विचार करते हैं। आत्मकारक हमारा सूर्य हो गया, दारा कारक हमारा शनि हो गया, और हमारा उपपद लग्न का स्वामी यहाँ कर्क था। इसके जो है उपपद लग्न के लग्नेश शुक्र हो गए, और ये हमारा क्या है, ये वृषभ लग्न का उपपद लग्न बना। अब हम इसको उपपद लग्न को देखते कैसे हैं। इसको देखने के लिए इन बिंदुओं को देखना है। यदि उपपद लग्न नीच बुरे ग्रहों के प्रभाव में हो तो तलाक, पति या पत्नी का मृत्यु, विवाह के बाद नुकसान होता है। उपपद लग्न के सेकेंड हाउस मतलब दूसरे भाव में नीच का ग्रह हो, बुरे ग्रहों के प्रभाव में हो तो धन हानि, परिवार में कलह होता है। उपपद लग्न उच्च, सेकेंड भाव भी उच्च का हो, उच्च के ग्रह बैठे हों तो उपपद लग्न में यदि उच्च के ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों के दृष्टि में हो तो ऐसा वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। फिर आत्मकारक को देखते हैं। आत्मकारक ग्रह यदि 6, 8, 12 में गया है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। नीच ग्रह हो, शत्रु राशि हो, अच्छा संबंध नहीं हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत कलह होते हैं। अगला 5वां पॉइंट है, दारा कारक ग्रह वक्री हो, 6, 8, 12 में हो गया हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि या संबंध बनाए तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है। दारा कारक अस्त हो, बहुत पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। दारा कारक 0 डिग्री का हो या नीच का हो तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है। दारा कारक यदि शनि के साथ संबंध बनाए तो लेट मैरिज होता है, ऐसा देखा गया है। दारा कारक मंगल के साथ है तो ईगो होता है, पार्टनर्स के बीच में ईगो बहुत रहता है। उपपद लग्न यानी कि लग्न के 12वें भाव में क्रूर ग्रह हो तो विवाह में रिएक्शन बहुत आते हैं, रिजेक्शन बहुत आता है। यदि उपपद लग्न के 12वां भाव पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह में बहुत रिजेक्टेड होते हैं, बहुत बार रिजेक्ट करने के बाद मुश्किलों के बाद ही शादी होता है। अब उपपद लग्न के उदाहरण बताते हैं। ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली के 7वां भाव स्वग्रही मंगल की दृष्टि है तथा लग्नेश शनि गुरु के साथ बैठे हैं उच्च के होकर के। तो यहाँ से तो हमें वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसका उपपद लग्न बना लिया तो यहाँ से विचार करते हैं कि इसके वैवाहिक जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, किस तरह से क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा। सबसे पहले कौन सा पॉइंट था, उपपद के लग्न को देखते हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि जा रही है क्रूर ग्रह की, और लग्नेश नीच का होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर ये नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना प्रभाव दिखाया। जैसे ही इनके जीवन में शनि और शुक्र की दशा चली, इनके जो है पति का देहांत हो गया।
और दारा कारक। तीसरा पॉइंट, दूसरा भाव लग्नेश नीच का है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। फिर सेकेंड हाउस को देखा जाता है, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु के से पीड़ित है। द्वितीय भाव में क्रूर वक्री चंद्रमा, वक्री राहु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। सेकेंड हाउस भी ठीक नहीं है, सेकेंड हाउस की स्थिति भी अच्छी नहीं है। फिर दारा कारक को देखते हैं। दारा कारक शनि है, शनि छठे भाव में बैठा है। तो इस जातिका का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा और ये जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंत में शादी के 11 साल बाद इनको अपने पति का भी साथ छूट गया। बहुत से जातक जातिका का विवाह वैवाहिक जीवन में बहुत अड़चनें आती हैं। विवाह बहुत लेट से होता है, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आता है। तो ऐसे परेशानियों के निवारण के लिए सबसे अच्छा उपाय के लिए सप्तम भाव जो लग्न है, उपपद लग्न के जो स्वामी हैं, उसका व्यक्ति को या जातिका को व्रत करना चाहिए। और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें, शुक्र बीज मंत्रों का जप करें तथा शुक्र से संबंधित रत्न धारण करें। शुक्र से संबंधित रत्न धारण करें। तो शुक्र से संबंधित रत्न कौन सा है? हीरा, या ओपल। ये धारण करने से इनके वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अगर समय से ये उपाय किया गया होता तो इनके वैवाहिक जीवन में इस तरह से दुर्घटनाएं न घटती।